एक बहुत बड़ा नेता और पुलिस वाले मिलकर एक लड़की और उसके बॉयफ्रेंड को गोल्ड की स्मगलिंग केस में फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो लड़की और उसका बॉयफ्रेंड कितने ज्यादा शातिर है। उन्हें फंसाना इतना आसान नहीं है। अब यहाँ पर ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये नेता उन दोनों को इस केस में फंसाने में कामयाब होगा या फिर इस केस में खुद ही उलझ कर रह जाएगा। आज की कहानी बहुत ही ज्यादा सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई है जो आपको जरूर पसंद आएगी। इसीलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ के सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी की शुरुआत में हमें एक खबर को दिखाया जाता है जहां पर यह बताया जा रहा होता है कि कैसे जर्नलिस्ट रिया ने मिनिस्टर राजन को एक्सपोज कर दिया। दरअसल दोस्तों रिया एक न्यूज एजेंसी में काम करती है जहां पर उसका बॉस आकर उसे बताता है कि एनआईए मिनिस्टर राजन को अरेस्ट नहीं करेगी, लेकिन इस खबर की वजह से हमारी टीआरपी आसमान छू रही है। और ये बात कहते हुए वो बहुत ज्यादा खुश भी हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर रिया थोड़ी दुखी हो जाती है क्योंकि उसने बहुत ही मुश्किल से और बड़ी मेहनत से मिनिस्टर राजन के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए थे। अब उसके बाद हमें मिनिस्टर राजन को दिखाया जाता है जिस पर कि सोने की स्मगलिंग करने का इल्जाम लगा हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं मीडिया के सवालों से बचते हुए राजन अपनी गाड़ी में आकर बैठता है और तभी उसी वक्त उसे चीफ मिनिस्टर का कॉल आता है जो उसे कहता है कि मैं अब तुमको बार बार बचाकर तंग आ चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए तुम्हें जो भी करना है वो करो, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे है। मतलब कि अगर तुम इस टाइम के अंदर कुछ नहीं कर पाए तो कल अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाना। अब राजन इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। और उसके बाद जब वो अपने घर पर पहुंचता है तो इंस्पेक्टर चक्को उसे बताता है कि कल सुबह होते ही एनआईए आपको अरेस्ट करने के लिए आएगी। दरअसल चक्को यहाँ पर राजन के लिए ही काम करता है। फिर उसके बाद राजन अपने सेक्रेटरी मोहन से कहता है कि कल तक हमें किसी भी तरह यहाँ पर रखा हुआ सोना बाहर निकालना होगा, जिसके लिए हमें किसी भरोसेमंद आदमी की जरूरत होगी। अब इस पर मोहन राजन से कहता है कि हमारे पास एक ऐसा आदमी है और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके अगले सीन में हम एक कैब ड्राइवर जॉर्जी को देखते हैं जो कि एक लेडी और उसकी बेटी प्रिया को उसके घर तक छोड़ने के लिए पिकअप करता है। तभी रास्ते में वो लेडी जॉर्जी से अपनी बेटी प्रिया के लिए एक केक लाने के लिए कहती है क्योंकि कल उसकी बेटी का बर्थडे है। अब जॉर्जी केक लाने के लिए जाता है और पेमेंट करते वक्त दुकानदार उसे बताता है कि सर स्वाइप मशीन खराब हो गई है और इस वजह से उस लेडी ने दिया हुआ वो कार्ड यूज नहीं होता। इसीलिए अब जॉर्जी खुद के ही पैसे देकर वो केक खरीद लेता है। अब ये बात पता चलने पर वो लेडी जॉर्ज से कहती है कि देखो मैं तुम्हारी पेमेंट ऑनलाइन कर दूंगी, तुम टेंशन मत लो। उसके बाद जॉर्जी उन्हें उनके घर पर छोड़कर जल्दी से किसी और को लेने के लिए चला जाता है, लेकिन यहाँ पर वो लेडी गलती से केक को जॉर्जी के गाड़ी में ही छोड़ देती है। अब दरअसल जॉर्जी को रोज की तरह रिया को उसके ऑफिस से पिकअप करने के लिए पहुंचना होता है क्योंकि जॉर्जी और रिया एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन आज पता नहीं क्यों रिया जॉर्जी पर भड़क रही थी, वो उस पर थोड़ा गुस्सा थी। अब इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि रिया के पिताजी जॉर्जी को पसंद नहीं करते क्योंकि जॉर्जी के पास कोई अच्छी नौकरी नहीं है। उसके बाद जॉर्ज रिया को भी उसके घर पर ड्रॉप करके अपने घर पर आ जाता है और यहाँ पर हम उसके दो दोस्त फ्रांसिस और किरण को देखते हैं। खैर अब यहाँ दूसरी तरफ हम बाला नाम के एक आदमी को राजन के साथ देखते हैं। यहाँ पर मोहन कहता है कि राजन सर को अरेस्ट होने से बचाने के लिए तुम्हें ये सारा सोना शहर से बाहर दूसरी जगह पर ले जाना होगा। बाकी तुम चिंता मत करो, रास्ते में तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, पुलिस हमारे साथ है तो वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी। दरअसल दोस्तों यहाँ पर बाला के पिताजी और राजन ने मिलकर इस पार्टी को शुरू किया था और बाला के पिताजी के गुजर जाने के बाद राजन इस पार्टी का ख्याल रख रहा था। इसीलिए बाला भी राजन की बहुत ज्यादा इज्जत करता है जिसके कारण वो इस काम को करने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं उस बच्चे का जो केक जॉर्जी के गाड़ी में छूट गया था वो जॉर्जी की दोस्त किरण को मिल जाता है, जिसके पी लेटर वाली क्रीम को किरण जॉर्जी से रोकने से पहले ही खा लेती है। और उसी दौरान अचानक से जॉर्जी को ये बात याद आती है कि कल तो रिया का भी बर्थडे है जो वो भूल गया था और शायद इसी की वजह से रिया उस पर गुस्सा हो रही थी। अब क्योंकि उस केक से पी लेटर हट चुका था और जो प्रिया लिखा हुआ था वो रिया बन गया, इसीलिए जॉर्जी उस केक को लेकर रिया को सरप्राइज देने के लिए चला जाता है।
अब इसके कुछ देर बाद हम जॉर्ज को रिया के घर में देखते हैं, जहां वो रिया को अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि आज वो उसे नाइट ड्राइव पर ले जाना चाहता है, जिसके लिए अब रिया भी खुशी खुशी मान जाती है। अब यहाँ पर प्रिया तैयार हो रही थी तो जॉर्ज चोरी छुप के रिया के पिताजी की एक ड्रिंक को गटक लेता है। जब ये बात रिया को पता चलती है तो वो खुद गाड़ी चलाने का फैसला करती है। फिर वो दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और एक रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो वहाँ पर पुलिस की चेकिंग भी चल रही थी। इसी वजह से पुलिस वाले रिया की गाड़ी को रोकते हैं और उसके पेपर्स वगैरह पूछते हैं और वो पेपर ले जाकर अपने सीनियर को दिखाने के लिए कहते हैं, जिसका नाम होता है बेनी। अब यहाँ पर क्योंकि रिया एक जर्नलिस्ट है इसलिए उसे सभी कानून के नियम पता होते हैं, इसलिए वो उल्टा बेनू को अपने पास आकर पेपर को चेक करने के लिए कहती है, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी है और नियम भी यही कहता है। और अब इसी पॉइंट पर रिया और उस ऑफिसर बेनी के बीच थोड़ी बहस हो जाती है, जिसके कारण अब बेनी किसी तरह रिया को फंसाने की कोशिश करता है। मगर यहाँ पर रिया को सारे नियम पता थे तो वो कुछ भी नहीं कर पाता और ये देखकर वहाँ खड़े पुलिस बेनी को ही उल्टा सीधा बोलने लगती है। इसलिए अब बेनी को ना चाहते हुए भी रिया से सॉरी बोलना पड़ता है और फिर वो उसे जाने देता है। अब यहाँ पर इतना सब कुछ होने के बाद इंस्पेक्टर से भिड़ने के लिए जॉर्ज रिया को काफी भला बुरा कहता है। वो उसे डांटता है और कहता है कि तुम्हें उस इंस्पेक्टर से पंगा लेने की क्या जरूरत थी, और इसी बात पर उन दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है और इसी बीच उनकी गाड़ी से एक आदमी टकरा जाता है। अब ये देखकर रिया भी एकदम से शॉक रह जाती है, क्योंकि गाड़ी तो वही चला रही थी। उसके बाद वो दोनों उस आदमी को देखने के लिए जाते हैं तो वो आदमी और कोई नहीं बल्कि बाला होता है। अब बाला यहाँ पर जिंदा है इसलिए ये दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जॉर्जी बाला का बैग भी अपने गाड़ी में रख देता है, जिसके अंदर मिनिस्टर राजन का स्मगलिंग वाला गोल्ड है। अब यहाँ पर हॉस्पिटल में पुलिस को भी बुलाया जाता है, क्योंकि ये एक एक्सीडेंट का केस है। इसी के साथ अब हम यहाँ पर इंस्पेक्टर बेनी को देखते हैं, यानी कि अब बेनी ही इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा। बेनी रिया को वहां पर देखकर काफी खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसे रिया से बदला लेने का मौका जो मिल गया है, क्योंकि रिया ने उसकी बेइज्जती की थी। अब बेनी को डॉक्टर से पूछताछ करने पर यह पता चलता है कि बाला को 2 बार तलवार से मारा गया है। इसलिए अब बेनी जॉर्ज के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कि 307 का केस लगाने की कोशिश करता है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर जॉर्ज ने बेनी को झूठ बोला था कि जब एक्सीडेंट हुआ तब वो खुद गाड़ी चला रहा था, प्रिया नहीं, जिस वजह से जो भी केस लगेगा अब वो जॉर्ज के ऊपर लगेगा। यहाँ दूसरी तरफ राजन के आदमी उसको बताते हैं कि हमने साफ साफ देखा कि वो लोग बाला और 18 किलो सोने के बैग को लेकर कार से कहीं चले गए। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर चक्को को पता चलता है कि हॉस्पिटल में बाला का इलाज चल रहा है और जिसने बाला को हॉस्पिटल में पहुंचाया है वो और कोई नहीं बल्कि जर्नलिस्ट रिया है। अब क्योंकि रिया ने ही मिनिस्टर राजन के स्मगलिंग के धंधे को सबके सामने लाया था, इसलिए राजन चक्को से कहता है कि तुम रिया और उस कैब ड्राइवर को इस स्मगलिंग के केस में फंसा दो। इससे उस रिया को अच्छा खासा सबक में मिलेगा और साथ ही साथ ये स्मगलिंग का इल्जाम मेरे ऊपर से हट जाएगा। अब इधर जॉर्ज और रिया को डॉक्टर से ये बात पता चलती है कि उनकी गाड़ी से बाला को कोई भी टक्कर नहीं हुई थी, बल्कि वो तो पहले से ही घायल था। अब ये बात जॉर्ज ऑफिसर बेनी को बताता है और इजाजत मांगता है कि क्या मैं रिया को उसके घर पर छोड़ दूं, लेकिन यहाँ पर ऑफिसर बेनी उसको मना कर देता है, जिस वजह से एक बार फिर से रिया को बेनी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन यहाँ पर जॉर्ज उसको संभालता है। कुछ देर के बाद एक पुलिस वाला जॉर्ज से कार का सामान बाहर निकालने के लिए कहता है, क्योंकि अब उनकी गाड़ी को थाने में जमा करना है। इसलिए जॉर्ज और रिया गाड़ी से सामान निकालने लगते हैं, जिस दौरान उनकी नजर बाला के बैग पर पड़ती है और जब वो उस बैग को खोलकर देखते हैं तो उनके तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर सोना ही सोना था। अब इसी दौरान वहीं पर चक्को आ जाता है, जो कि बेनी का भी सीनियर ऑफिसर होता है। यहाँ पर बेनी चक्को से कहता है कि मैं इन लोगों को जल्दी से छोड़ दूंगा, मैंने तो बस रिया को सबक सिखाने के लिए यहाँ पर बिठाकर रखा हुआ था। लेकिन चक्को यहाँ पर उनकी गाड़ी की तलाशी लेता है, लेकिन उसे अंदर कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि किसी के देखने से पहले ही जॉर्ज ने उस बैग को नीचे ढकेल दिया था। इसी के साथ वहाँ पर जॉर्ज का दोस्त फ्रांसिस भी आता है, जो कि उस सोने को छुपाने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर रिया का कहना ये होता है कि उन्हें पुलिस को बता देना चाहिए। तो जॉर्ज उसे कहता है कि अगर हमने पुलिस को ये बात बता दी तो उल्टा पुलिस हमें ही अरेस्ट कर लेगी और इस केस में फंसा देगी। फिर फ्रांसिस उसे उस सोने को छुपाने के लिए कहता है। तभी जॉर्ज को उस बैग के अंदर से एक फोन मिलता है, जिसमें रिंग बज रही थी। जॉर्ज उस फोन के वॉलपेपर को देखकर दंग रह जाता है,
क्योंकि उस वॉलपेपर में बाला के साथ एक लड़की की तस्वीर होती है और इसे तो जॉर्ज ने आज ही कैब में छोड़ा था, यानी कि वो लेडी असल में बाला की पत्नी है। इसलिए अब ये लोग बाला की वाइफ से मिलने के लिए जाते हैं। अब इसी दौरान इन लोगों को यहाँ पर गायब देखकर चक्को बेनी के ऊपर भड़क जाता है और सभी लोगों को उन्हें ढूंढने के लिए कहता है। इसी दौरान ये सभी लोग बाला की वाइफ को उसके बारे में बताकर उसे लेकर आते हैं और यहाँ पर जॉर्जी बेनी के पूछने पर झूठ कहता है कि बाला का फोन मेरे पास ही रह गया था और मैं पुलिस को देना वो भूल गया। उसके बाद ऑफिसर बेनी बाहर जाता है तो उसे बाहर एक सीसीटीवी कैमरा दिखाई देता है। उसकी फुटेज को देखने के बाद बेनी को पता चलता है कि उस गाड़ी में एक बैग भी था जिसे जॉर्जी ने छुपाने की कोशिश की थी। इसीलिए वो तुरंत ही फ्रांसिस की गाड़ी की तलाशी लेता है जिसके अंदर बिल्कुल वैसा ही एक बैग मौजूद होता है, लेकिन उस बैग के अंदर कुछ कपड़े भरे होते हैं। अब ऑफिसर बेनी जॉर्जी से सोने के बारे में पूछने लगता है, लेकिन जॉर्जी उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं बताता, जिसके कारण बेनी फ्रांसिस और रिया को पुलिस स्टेशन लेकर आता है। यहाँ वो उन तीनों से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर ऐसे ही तुम लोग बातें छुपाते रहोगे तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। इसी बीच अब जॉर्जी को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि बाला को होश आ चुका है, इसीलिए वो तुरंत ही बाला को देखने के लिए निकल जाता है। इधर चक्को राजन को बताता है कि उन्हें उस कार में सोना नहीं मिला। ये बात सुनने के बाद राजन एक और प्लान बनाता है और वो चक्को को कुछ और सोना देता है। अब यहाँ पर राजन का क्या प्लान है ये तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। यहाँ इस तरफ बाला ऑफिसर बेनी को सोने और उस मिनिस्टर राजन के बारे में सब कुछ बता देता है। दरअसल बाला सोने की बैग को लेकर जा रहा था तो उसे रमेश नाम के एक आदमी का कॉल आता है जो कि उन्हीं की पार्टी में काम करता था। रमेश बाला से कहता है कि राजन तुम्हें सोने के साथ पकड़वा कर खुद इस केस से छुटकारा पाना चाहता है, इसलिए तुम जितना हो सके जल्दी से सोने को कहीं पर ठिकाने लगा दो और अपने परिवार के साथ यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। यहाँ पर बाला भी यही देखता है कि राजन के आदमी उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो सोने का बैग लेकर वहाँ से भागने लगता है और इसी दौरान राजन के वो आदमी तलवार से 2 बार उस पर वार करते हैं और इसी कारण से बाला जॉर्जी की गाड़ी के सामने आकर गिर गया था। बाला यहाँ पर यह भी कहता है कि मुझे इस गाड़ी से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि मुझे तो मिनिस्टर राजन मारना चाहता था। अब बाला की ये सारी बातें सुनकर इंस्पेक्टर बेनी को सारी कहानी समझ में आ जाती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर वो बाला से कहता है कि तुम इस बात को किसी को मत बताना जो तुमने अभी मुझे बताई है। अब इधर पुलिस स्टेशन में राजन के प्लान के मुताबिक चक्को उस बैग में और 2 किलो सोना डाल देता है और जॉर्ज को मार पीट कर उसका गुनाह कबूल करने के लिए कहता है। तभी उसी वक्त ऑफिसर बेनी वहां पर पहुंचता है और वो चक्को से कहता है कि सर ये केस मेरे सर्कल में आता है, इसलिए मैं इसे अपने हिसाब से देख लूंगा। तभी चक्को उसे सोना दिखाता है और साथ में ये भी बताता है कि 16 साल की उम्र में जॉर्ज ने अपने ही टीचर का खून किया था, जिसके लिए उसे 7 साल की सजा भी हुई है। लेकिन उसकी बातों का बेनी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। उसका कहना यह है कि मैंने जब उसके बैग को चेक किया था तो मुझे तो सिर्फ उसमें कपड़े ही दिखाई दिए थे और अब सोना कहाँ से आया इसके लिए मुझे अलग से जांच पड़ताल करनी होगी। अब यहाँ पर चक्को बेनी को इशारों से उसका साथ देने के लिए कहता है, जिससे कि इंस्पेक्टर बेनी समझ जाता है कि यहाँ पर चक्को भी राजन से मिला हुआ है। इसीलिए वो चक्को को बिना कुछ कहे जॉर्ज, रिया और फ्रांसिस को अंदर बुलाता है, जहाँ पर कुछ देर के बाद चक्को पूछता है और बेनी उसको बताता है कि आपके कहने के मुताबिक मैंने इन लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया है क्योंकि इन सभी लोगों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अब यहाँ पर जॉर्जी चक्को से कहता है कि वो सोना हमने ही चुराया है, लेकिन हम अकेले नहीं डूबेंगे क्योंकि हमने ये जुर्म कबूल कर लिया है कि हम मिनिस्टर राजन के लिए काम करते हैं, जिस वजह से अब हम अपने साथ मिनिस्टर को भी लेकर डूबेंगे। जॉर्ज कहता है कि अब तो मैं सिर्फ मिनिस्टर राजन से ही बात करूंगा। उसके बाद वो चक्को के लाख पूछने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं बताता कि सोना कहाँ पर है। अब क्योंकि यहाँ पर चक्को का खेल उल्टा पड़ चुका था, इसीलिए वो जॉर्जी के कहने के मुताबिक मिनिस्टर राजन को कॉल करता है और जॉर्जी से उससे बात करवाता है। जॉर्जी मिनिस्टर राजन से कहता है कि तुम्हारा सोना मेरे पास है, लेकिन उसके बदले में हमारे खिलाफ ये केस खत्म करना होगा। इस तरह से अब यहाँ पर राजन मान जाता है और वो जॉर्जी को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है।
अब इसी बीच बेनी कमिश्नर से मिलने के लिए आता है क्योंकि कमिश्नर ने उसे बुलाया था। दरअसल कमिश्नर भी यहाँ पर राजन के साथ ही मिली हुई है, इसीलिए वो इंस्पेक्टर बेनी को जॉर्ज की मदद ना करने के लिए कहती है। लेकिन इसके लिए इंस्पेक्टर बेनी साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है और इसीलिए वो कहता है कि अगर उन तीनों को बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब यहाँ पर राजन कमिश्नर को हॉस्पिटल से बाला को निकालने के लिए कहता है, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचती है तो उससे पहले ही जॉर्जी बाला और उसकी फैमिली को लेकर वहां से निकल चुका होता है क्योंकि ये सब कुछ इंस्पेक्टर बेनी और जॉर्जी का ही प्लान था। अब इसी दौरान राजन जॉर्जी को कॉल करके कहता है कि अगर तुम रिया को जिंदा देखना चाहते हो तो सारा सोना और बाला को मेरे आदमियों के हवाले कर दो। यानी कि दोस्तों राजन ने रिया को किडनैप कर लिया है, इसीलिए अब जॉर्जी को उसकी शर्त माननी ही पड़ती है। फिर जॉर्जी राजन के आदमियों को बाला और उसके परिवार सहित सोने को भी दे देता है, जिससे जब ये लोग देख रहे होते हैं तभी वहाँ पर पुलिस का सायरन बज जाता है और इसी बीच इंस्पेक्टर बेनी वहाँ पर पहुँचता है। पुलिस की गाड़ी को देखकर वो लोग तो तुरंत ही वहाँ से भाग खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर बेनी जॉर्जी के इस कदम से खुश नहीं होता क्योंकि अब जॉर्जी ने रिया के साथ साथ बाला और उसके परिवार की जिंदगी भी खतरे में डाल दी क्योंकि राजन उन लोगों के साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन इसके जवाब में जॉर्जी उसे कहता है कि किसी को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैंने बाला की वाइफ से उसकी लाइव लोकेशन पहले से ही शेयर करवा दी थी, जिस वजह से अब हमें पता चल जाएगा कि वो लोग कहाँ पर है। इधर राजन सोने को पाते ही उसको चेक करता है तो उसके अंदर सिर्फ 8 किलो सोना होता है और बाकी का सोना ना देखकर वो बौखला जाता है। फिर वो जॉर्जी से पूछता है तो जॉर्जी उसे कहता है कि मैं वहीं पर आकर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। अब उसकी बात सुनकर राजन को समझ नहीं आता कि आखिरकार जॉर्जी को इस जगह के बारे में कैसे पता चला, जिस पर रिया अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहती है कि आप लोगों ने मेरे बॉयफ्रेंड को कम आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ पर वो बताती है कि जॉर्जी ने उस टीचर का खून सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि जब मैं छोटी थी तब वो टीचर मुझे सेक्सुअली अब्यूज करता था और जब ये बात जॉर्जी को पता चली तब जॉर्जी ने उसे मार डाला। उसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ा और 3 दिन तक उसे टॉर्चर किया और ये बताने के लिए कहा कि आखिरकार उसने टीचर का खून क्यों किया, लेकिन जॉर्जी ने अपना मुंह नहीं खोला क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरा नाम बदनाम हो। वो आगे कहती है कि अब आप लोग ही सोच लीजिए, जो लड़का बचपन में मेरे लिए ये कर सकता है तो वो आप लोगों के साथ क्या क्या करेगा। उसके इतना कहते ही वहां पर जॉर्जी और इंस्पेक्टर बेनी पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों ही मिलकर राजन के आदमियों को बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं। उसके बाद जॉर्जी राजन से कहता है कि बाकी का सोना मैंने किरण और रमेश की मदद से अपने घर में छिपा दिया है, जो अब तक एनआईए ने जब्त भी कर लिया होगा। और साथ ही साथ जो 2 किलो सोना चक्को पुलिस स्टेशन लेकर आया था उसे बेनी ने कमिश्नर के यहाँ पर रख दिया और अब कमिश्नर को भी एनआईए वालों ने अरेस्ट कर लिया होगा। फिर उसके बाद राजन को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और इस तरह से इंस्पेक्टर बेनी की मदद से और अपनी चालाकी से रिया और उसका बॉयफ्रेंड जॉर्जी इस मुसीबत से बाहर निकल जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।